नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमानों के साथ नजर सबसे पहले एजेंडे पर। संसद के मानसून सत्र का आगाज पहले ही दिन राज्यसभा में कांग्रेस का आक्रामक अंदाज। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सरकार ने कश्मीर में ज्यादा फोर्स का किया इस्तेमाल। जेटली का जवाब, आतंकी को हीरो मानने वाले हिंसा के लिए जिम्मेदार। और पंजाब में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तेज तर्रार नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले छोड़ी राज्यसभा, फिर पार्टी। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको परिचय कराया जाए, उनका परिचय कराएं। उससे पहले आपको बता दें कि आज जो है संसद के अंदर पहले ही दिन मानसून सत्र की शुरुआत कश्मीर मुद्दे पर हुई। गुलाम नबी आजाद ने मुद्दा उठाया, उसके बाद अरुण जेटली का जवाब आया, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। जरा कुछ एक बयानों को सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया गुलाम नबी आजाद की तरफ से। पार्टी के 10 डिस्ट्रिक्टों में लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या 42 या 44 हो गई है। साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सेंटर की 3 डिस्ट्रिक्टें हैं, उनमें भी। नॉर्थ की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी। तो घाटी में कोई ऐसी जगह नहीं रही है, ऐसा कोई तहसील नहीं रही। हमारे वक्त में कोई अगर इलाका छोड़ता था, नॉर्थ में है तो साउथ में नहीं है, साउथ में है तो सेंटर में नहीं। सर, जिस तरह से गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, जिस बेदर्दी से, बेरहमी से, सर व्हाट्सएप, मैं नहीं मालूम कितने हमारे साथियों को मिलते हैं, लेकिन जो कश्मीर से हमें लोग भेजते हैं वो देख नहीं सकते आप। एक डीआईजी को मैं देख रहा हूं, 4, 5 या 6 साल का बच्चा, उसके मुंह पर उसको ऐसे मसल रहा। यहां कम छपा होगा, लेकिन कश्मीर में तो घर घर है। इस तरह से बेदर्दी से 5 साल का, 4 साल का बच्चा जब लाठियां उस पर आ रही तो कैसे वो सहमा हुआ, डरा हुआ अपनी जान बचा रहा। तो एक के बाद कई उदाहरण दिए गए। इसका जवाब भी आया। क्या कुछ कहा गया अरुण जेटली की तरफ से, पहले उनको सुनिए, उसके बाद गृह मंत्री को बाद में सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी अगर उसको पकड़ लेती है और काउंटर कर लेती है, तो ये कोई विरोध वहां सरकार बनी उसका था। ये कोई विरोध किसी मंत्री ने बयान दे दिया ये उसका था। ये विरोध, आजाद साहब, अपने आप को हम गुमराह ना करें, वो इस बात का था कि जिस व्यक्ति को आतंक का अपना हीरो मानते थे, पुलिस की एक टुकड़ी ने उसको एनकाउंटर के अंदर लिक्विडेट कर दिया। और सारा गुस्सा इसलिए जो विरोध करने आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, वो कोई टूरिस्ट के खिलाफ नहीं था, वो यात्रियों के खिलाफ नहीं था, वो आम आदमी के खिलाफ नहीं था, वो अधिकतर जम्मू कश्मीर की पुलिस के खिलाफ था और सीआरपीएफ के खिलाफ था। और जब हजारों की संख्या में लोग आकर उनके ऊपर, पुलिस चौकियों पर, थानों को जलाने लग पड़े और आतंक मचाने लग पड़े, तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं में कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। कोई भी देश ये अनुमति नहीं दे सकता कि देश की एकता के ऊपर प्रहार करिए और देश देखता रह जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई। कश्मीर के मुद्दे पर कहा गया कि नाम उसका पाक है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक हैं। जो ये भी कहा गया कि जो इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। क्या कुछ और कहा गया, आइए सुनते हैं। जिस भी प्रकार की हरकतें हैं वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, और वह पाकिस्तान बात करेगा, इस्लाम का रक्षक बनेगा। वह पाकिस्तान कि जिस भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बना, वहां के हर इलाके में, हर तंजीमों के बीच बराबर एकदम रस्साकसी चलती रहती है, खून खराबा होता रहता है, उसको नहीं रोक पा रहा है।
और मजहब के नाम पर बने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान एक नहीं रख पाया, जो पाकिस्तान टूट कर दो भागों में हो गया, वह पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करेगा? भारत के मुसलमानों की कोई चिंता नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे, हम भारतवासी करेंगे। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, कोई होगा, हम भारतवासी करेंगे। जवानों के मारे जाने पर जो जश्न मनाते हैं, यह जो एक विकृत मानसिकता है, इस विकृत मानसिकता से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को प्रयत्न करने की जरूरत है और वो हम करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पूरे सदन को अपनी तरफ से, हम जो करना चाहेंगे पूरे सदन को डायरेक्ट जी विश्वास में लेकर करना चाहेंगे, सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। देश हमारा ही नहीं है, आप सबका है, जो बैठे हैं सबका है, जो देश में रहते हैं सबका देश। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम देश को बांटने की अथवा किसी को अलग रखकर आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि हम राजनीति यदि हम लोग करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए उपसभापति महोदय हम लोग धन्यवाद। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एसपी सिंह साहब मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवधेश जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज जिस तरीके से राज्यसभा मानसून सत्र का पहला सत्र था और पहला दिन था और राज्यसभा के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि आर्मी की तरफ से कुछ ज़्यादा ही निर्ममता बरती गई। ये कहा गया कि जो मिलिटेंट्स हैं और जो सिविलियन हैं उनमें कोई फर्क नहीं बरता गया। जवाब भी सुना आपने, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये एक पक्ष है, लेकिन संसद में देखिए, संसद की बहस के दो पक्ष थे। एक तो ये था कि समूचे विपक्ष ने भी सरकार के साथ कहा कि कश्मीर पर हमको एक स्वर में बोलना चाहिए, ये बात उसमें आई है। मोटा मोटी एक स्वर में था। पाकिस्तान की सबने आलोचना की है, ये एक उसका सकारात्मक पक्ष है। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर पर एक स्वर में बोला गया है, उससे एक अच्छा संदेश गया है। जब दूसरी बात, तो सरकार की नीतियों की आलोचना का जो विषय है उसमें विपक्ष ने प्रहार किया है। हालांकि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर फोर्स के एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल से बचती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसको पाकिस्तान कोर्ट करेगा। मैंने सीताराम येचुरी का कम्युनिस्ट पार्टी की तो समझ में आती है बात कि चलो वो करेंगे, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को इससे बचना चाहिए था। आरंभ में जो भाषण था गुलाम नबी आजाद का, वो भाषण बहुत संतुलित था। शुरू में वो ठीक बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अंततः वो आए और वो जो पहलू है जिसमें कि एक 5 वर्ष के बच्चे को मारा जा रहा है, अब ये पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब आप मान रहे हैं कि वो आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, आप ये भी मान रहे हैं कि आतंकवाद को, आप ही का बयान था कि आतंकवादी को तो मारा ही जाएगा, आतंकवादी को मारा जाना ठीक है, तो आतंकवादी के समर्थन में अगर कोई सड़क पर उतरता है अलगाववादियों के बरकाने पर और वो पत्थर फेंकता है, तो आखिर सेना या सुरक्षा बल वहां जो भी है वो उसको किसी न किसी ढंग से जवाब देगी कि नहीं देगी। अब उसमें अगर पत्थर फेंकने वाला कोई गुस्से में बच्चा पकड़ा गया, मान लो 5 साल 7 साल का है, जिसको आपने 50 रुपया दे दिया कि 5 पत्थर फेंक दो, किसी को आपने 400 रुपया दे दिया कि 10 पत्थर फेंको और मारो, तो उसको पकड़ के 2-4 थप्पड़ अगर सेना लगाती है तो इसमें समस्या क्या है? तो लेकिन उसको इस ढंग से पेश नहीं किया जाना चाहिए था। फिर भी मैं यह मानता हूं कि इतने एक्सेसिव फोर्स का के अगर को माइनस कर दीजिए, जो कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, तो ज्यादातर नेताओं का जो भाषण था उसमें कश्मीर को लेकर एक स्वर में निकला है कि पाकिस्तान अपनी स्थिति को रोके, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई, यहां आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई करे उसमें देश उनके साथ होगा। तो मेरा मानना है कि कुल मिलाकर के इस बात से मैं ज्यादा असंतुष्ट नहीं हूं। इतनी हमको उम्मीद थी कि ये देश करेगा, लेकिन कश्मीर मामले में आरंभ से ही इस बार जो स्थिति रही है कि आरंभ से ही कुछ तथाकथित जो बुद्धिजीवी या 3-4-5 गिने हुए पत्रकारों को और 1-2 पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, तो भारत विरोधी स्वर बहुत कम निकला है। आमतौर पर सरकार विरोधी करने में भारत विरोध की सीमा तक, देश विरोध की सीमा तक जो लोग चले जाते थे वो इस बार कम हुआ है, और ये देश में बदले हुए माहौल का द्योतक है।
अब सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि गृह मंत्री का जो वक्तव्य आपने दिखाया है उसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है जी। तो अब यह सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार जो राष्ट्र देश में एक स्वर निकला है उसके बाद सरकार का दायित्व बढ़ जाता है कि वो उचित कार्रवाई करके और कश्मीर के इस हिंसा अराजकता को रोके और वहां शांति स्थापित करे। पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं आज की इस बहस को? अच्छी बात जो अभी अवधेश जी ने कहा वो वाकई में सकारात्मक पहलू रहा और ये होना ही चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत आश्चर्यजनक हो। समाजवादी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान से कोई युद्ध भी लड़ना है तो हम लोग तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन निर्णय सरकार को करना है। कश्मीर भारत का अटूट अंग रहा है और वो रहेगा। जो भी निर्णय भारत सरकार लेती है उसके साथ सभी राजनीतिक दल हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को और इस बहस को? आज अवधेश जी की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसलिए कि कश्मीर के ऊपर भारत की इसी संसद में 2 बार रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि जो भारत का जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है और जो भारत का कश्मीर का हिस्सा जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है उसे लेना है। करीब करीब मोर और लेस आज ये सहमति थी, लेकिन जहां तक संसद के अंदर अलग अलग पार्टियों का मामला है, देखिए उस पे मुलायम सिंह कुछ बोले, लालू की पार्टी कुछ बोले, जेडीयू की पार्टी कुछ बोले, उसका महत्व नहीं है। लेकिन आप ये भी समझें कि राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गुलाम नबी आजाद, वो कश्मीरी हैं और कश्मीर के वहां के वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लिहाजा हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनका अगर 15 मिनट का भाषण हुआ है तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेज भी देना है। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें की और बीच में जो ट्विस्ट किया उन्होंने, वो ट्विस्ट उनकी मजबूरी है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, वो कश्मीरी हैं और वहां के वजीर आला रह चुके हैं। उन्होंने कहा 4 साल 3 साल 2 साल के बच्चों के वो छर्रे लगे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये कौन नहीं जानता कि कश्मीर के अंदर औरतों को, बच्चों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी पुलिस जो है चाहे लाठी चार्ज करती है तो उन लोगों को आगे कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो एक्सेसिस नहीं हो पाती। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कश्मीर में हमने कोई मकान ऐसा नहीं देखा इस पत्थर चलते वक्त जो ग्राउंड फ्लोर पर हो। ग्राउंड फ्लोर पे मकान हो तो समझ में आता है बच्चा कुछ बाहर शोर शराबा देख के देखने आ रहा हो। बच्चा जितने भी हमको लोग नजर आते हैं कश्मीर में, ऊपर से लोग खिड़कियों से देखते हैं जो कई 2-2 मंजिले के ऊपर होती हैं। तो 3 साल का बच्चा अगर है और 4 साल का बच्चा अगर है तो वो वहां सड़क पे पत्थरबाजों के बीच में क्या कर रहा था? उसकी मां और बहनें तमाम लोग कहां थे? तो ये जो मासूमियत और इमोशंस का जो उन्होंने ड्रामा किया उसके पीछे सिर्फ उनको फौज को क्रिटिसाइज करना था। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए साहब, फौज को जो है दहशतगर्द के अंदर और आम शहरी में फर्क समझना चाहिए। इतनी एक्सेस की है, 1990 में भी ऐसे हालात नहीं थे, हमारे जमाने भी आतंकवादी मारे गए थे। तो हम ये मान सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद एक कश्मीरी भी हैं, वहां के लीडर भी हैं और यहां भी वो लीडर की पोजीशन में थे, लिहाजा इतनी बात तो उनको कहनी थी। लेकिन जो सरकार की तरफ से 2 जवाब आए हैं, इसमें मुझे गृह मंत्री से ज्यादा जवाब जो टेक्निकली बेहतर लगता है वो अरुण जेटली का जवाब है। जबकि हम सब जानते हैं कि अरुण जेटली का भी रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, उनके ससुर साहब कश्मीरी थे, उनकी पत्नी कश्मीरी हैं। उस सब के बावजूद भी जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आतंकवादी को मारा जाएगा, उसको लोग हीरो बनाएंगे, तो उसके समर्थन में जब लोग निकल के आएंगे, उसके बाद उन्होंने आगे कहा, ये नहीं कहा कि समर्थन में जो लोग निकल के आए थे उन पे गोली चली है। समर्थन में निकलने वाले लोग पुलिस के थाने लूट रहे हैं, हथियार लूट रहे हैं, सेना के कैंपों में हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सॉवरिंग स्टेट इस स्थिति को मूक दर्शक बने नहीं देख सकती है। तो यह सीधा जवाब है कि अब जिनको आप मासूम बता रहे हैं, जो हथियार लूट रहे हैं, 95 यहां से हथियार गायब हो गए हो थाने से, आप फौज के ऊपर हमला कर रहे हो, तो अगर यह सब होने दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि फौज एक्सेस ना करे। अब फौज गोली चलाएगी तो भीड़ पे चलाएगी। फौज ने अगर गोली चलाई होती तो क्या आपको लगता है कि 50,000 की भीड़ में 40 लोग मरेंगे? ये लगता है आपको? ये किन हालातों में लगी होगी गोली, कितना उन्होंने कौशल लेके चलाया होगा, इसकी भी उनको बात कहनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अरुण जेटली ने 2 टूक साफ जवाब दिया है। लिहाजा गुलाम नबी आजाद ने जो बीच में एक इमोशनल कार्ड खेला, बच्चों की बात कही उन्होंने, उसको 1990 से जोड़ा, आतंकवादी और आम नागरिक की बात कही, तो उस जमाने भी यही होता था, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। लिहाजा एक मैसेज पाकिस्तान को जरूर गया है। हां, जरूर यह बात सच है कि हम भी जानते हैं दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है वो इस वजह से बौखलाया और परेशान है कि उनको फुटेज नहीं मिल रहा।
वो लगातार इस देश के मीडिया जो उनके चैनल उनकी लाइन टो करते हैं उससे संपर्क में है कि उन्हें कुछ फुटेज मिल जाए। तो लिहाजा ये जो फुटेज है जिसका जिक्र जो गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे थे, उसमें कोई इजराइल का फुटेज डाल रहा है, कोई फलस्तीन का फुटेज डाल रहा है, तो कश्मीर के नाम पे ये भी चल रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से गुमराह करके देश के लोगों को बता रहे हैं कि आर्मी ने वहां पे ज्यादती की है? उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं आज की बहस को? देखिए, आज की जो बहस है वो तो गुलाम नबी आज़ाद को जो कहना चाहिए था उन्होंने कहा ही। नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के नेता हैं, और जैसा कि आप जानते हैं पुष्पेंद्र जी बोल रहे थे कि कश्मीर के भी नेता हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने वही कहा, लेकिन उनको भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि वे भारत के भी नागरिक हैं, और ये समझना चाहिए कि कश्मीर में जो भी घटना घटती है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं होता, पूरे देश भर में होता है। और उनकी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। जो भी उनकी पॉलिसी रही हो पिछले 10 साल की, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस पॉलिसी के दौरान क्या उन्होंने गलतियां की, उससे उनको सीखना चाहिए और कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए इससे कि लगे कि देश का जो एक कंसेंसस सहमति बनी हुई है कश्मीर के मामले पर, उस सहमति को वो तोड़ते हुए देखें। आज सहमति ये बनी हुई है कि देश के लोग चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है उसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद लोगों की और बहुत उम्मीद बढ़ गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनके भी, जो नहीं उनके समर्थक है उनको भी लगता है कि अब ये समय आ गया है कि कश्मीर समस्या का समाधान कर दिया जाए। समाधान से मतलब उनका होता है कि आतंकवादी हैं उनके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आतंकवाद वहाँ धीरे धीरे पनप रहा था। एक आतंकवादी मारा गया तो इस तरह की घटनाएं घट गई, इसका मतलब कि उसका आधार पहले से तैयार हो गया था। तो ये देश का जो सहमति है कि उसको स्थिति को नियंत्रित किया जाए और ऐसी स्थिति पैदा की जाए जिससे कि लोग डरें, आतंकवादियों को भी आतंकित कर दिया जाए, आतंकवादी के जो समर्थक उनको भी आतंकित कर दिया जाए कि भाई आपके चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह तो कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है और आप कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अच्छा है कि आप प्रेम से या भय से आप भारतीय राज्य के साथ बने रहें। चुनाव होता है तो आप अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालते हैं, तो वोट डालने के लिए आते हैं तो उसी स्पिरिट के साथ आपकी सरकार बनी हुई, सरकार से जो भी आपकी मांगे हैं अपनी मांगे रखिए, अपनी जो समस्याएं हैं उसका निदान करवाइए। राज्य सरकार करेगी और केंद्र सरकार करती ही है। तो ये जो लोग चाहते हैं उसको जो सहमति बनी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश न की जाए कांग्रेस की तरफ से या गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, पहली बात। दूसरी बात है कि एक पाकिस्तान को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन गया है वो हमारे पक्ष में है, तो उस माहौल में हम ऐसा कोई बयान देके उस माहौल को खराब न करें। हाँ, उसको खराब न करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान आइसोलेटेड पड़ रहा है। अब ये कि पाकिस्तान अगर कश्मीर के इश्यू पर कुछ बोलेगा तो उसको दुनिया के दूसरे देश उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, और उल्टे अगर भारत आरोप लगाता है कि वो इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, यहाँ बढ़ा रहा है, तो उसको लोग सच मानेंगे भारत की बात को। लेकिन ऐसा करके आप उसके स्वर को ही मजबूत कर रहे हैं, तो यह बहुत ही आप कहिए कि आत्मघाती स्टेटमेंट है। और उनकी पार्टी के लिए भी है, कश्मीर के लिए तो है ही, हमारे देश के लिए भी ये है और उनकी अपनी पार्टी के लिए भी है। तो मेरा मानना है कि जो आज हुआ वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनको या तो दिलाया ही जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद या उनकी जो नेता है सोनिया गांधी या राहुल गांधी, जेटली ने याद दिलाया उपेंद्र भाई जी, अरुण जेटली ने बड़े साफ शब्दों में याद दिलाया और गुलाम नबी आज़ाद का नाम लेके कहा उन्होंने। सही कहा उन्होंने। हम सब लोगों को उनको याद दिलाना चाहिए। सिंह साहब, आपसे जो हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पूरा देश इस मामले पर एकजुट है, लेकिन कुछ बातें जो कही गई, कहा यह गया कि हरियाणा में पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी वहां पैलेट गन क्यों नहीं चलाई गई, ये कहा गया कि ये बीजेपी और पीडीपी सरकार का नतीजा है। ये तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। और जो कहानी एक सुना रहे थे कि वो जो बच्चे जो खिड़कियों से झांक के देख रहे थे उनको गोली मारी गई, तो ये चीज़ों से बचा जा सकता था। आप एक अच्छी स्पीच गुलाम नबी आज़ाद देते देते बहुत सारी मामलों में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, उनका जो कहने का पर्पज़ था वो ये था कि जब भी कभी इस टाइप की एक्टिविटीज़ किसी भी सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा होती हैं, आर्मी के द्वारा, तो टेररिस्ट हैं या जो भी पत्थर मार रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर मान लीजिए जैसा कोई खिड़की से देख रहा है उसको अगर गोली लग जाए, तो मेरा कहने का पर्पज़ उनका सिर्फ यही था, वो कहना चाहते थे कि आर्मी को भी जब भी कभी ऐसी फोर्सेस का इस्तेमाल करे तो थोड़ा सा केयरफुल रहे कि जो लोग ऑफ कोर्स जब कभी ऐसी
वारदात होती है, इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो लोग देखते हैं सिंह साहब कि वो गोली भी अगर मान लिए चलाने हैं, पैलेट्स भी चलाने हैं, तो जो उपद्रवी लोग हैं, खिड़की में किसी बच्चे के नहीं लगा, तो उपद्रवी लोग हैं, उन लोगों को ही आप टारगेट करें। सिंह साहब, दो तीन चीजें मुझे कहनी है। एक तो ये कि जो कहानी उन्होंने सुनाई वो वाकई में हुई थी या वो उनकी काल्पनिक घटना थी और वो एक टच देने के लिए कर रहे थे, अपनी स्पीच को और दमदार बनाने के लिए कर रहे थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरा सवाल, दूसरी बात जो है इस पूरे मामले को लेकर के कि जब लाखों हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, आपको लग रहा है कि अगर थोड़ी थाने लूटे गए, ठिकानों पर हमला हुआ सेना के, अगर सेना की तरफ से लापरवाही नहीं बरती होती, लापरवाही अगर बरती गई होती तो आपको लगता है कैजुअलिटीज इतनी कम होती? आपको लगता नहीं कि अगर सेना की तरफ से कोई निशंस स्टैंड होता या बहुत लापरवाह रवैया होता, आपको लगता नहीं कैजुअलिटी थोड़ी बढ़ जाती, कैजुअलिटी इतनी ज्यादा होती कि शायद मुश्किल होती संभालने के लिए? तो आपको लगता नहीं कि सेना की तरफ से लापरवाही नहीं हुई है, बहुत कॉशियस होने के बावजूद वहां पर जो परिस्थितियां थी, ऐसी स्थिति परिस्थिति में शायद नतीजे इस तरह के होने ही थे? नहीं, मैं मानता हूँ उसको कि जिस तरह वहाँ पर पूरी वैली बिल्कुल बॉयल कर रही है, चारों तरफ इस टाइप के एजिटेशन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, थाने लूट रहे हैं, तो इस टाइप की कैजुअलिटी होनी है। मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली हमें अपने जो हमारा सॉवरेन स्टेट है उसको हमें मेंटेन करना है। इन हुलिगन्स के आगे हम लोगों ने नहीं झुकना है। लेकिन जो उन्होंने कहा, उन्होंने इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। आप टेररिस्ट को मारिए, खूब मारिए, कोई समस्या नहीं। ये जो हुलिगन्स हैं उसके आप एक्शन लेने लीजिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो स्पेक्टेटर हैं, क्योंकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को आपने देखना है। उनका जो कहने का पर्पज था वो यही था। मैं मानता हूं इस चीज़ को कि उसमें जो भी 40-42 जितने लोग मरे हैं, इतने दिन से जो उपद्रव वहां चल रहा है, ये कोई ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी नहीं है। चलिए एक छोटा सा जो कहना था ये था कि जो दूसरे लोग हैं, आम इंसान हैं, घरों से हैं, अगर आर्मी ने फायर भी करना है तो इस टाइप से करे कि ये देखे कि उन लोगों तक गोलियां ना। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर समस्या को लेकर के। आज राज्यसभा में जिस तरीके की बहस हुई, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारे समय में जो है ज़्यादा टेररिस्ट भी मारे गए, ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए, और जो हमने कर दिया वो 50 साल में जो है आपकी सरकार नहीं कर पाएगी उनका, लेकिन हम सिविलियंस को जो है वो हील करते थे, उनको भरोसे में लेके काम करते थे। कैसे देख रहे हैं, क्या जो अप्रोच है उसे आप गलत देख रहे हैं, या जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, क्या कुछ उसके मायने आप निकाल रहे हैं? ये तो देश के सामने है कि कश्मीर की समस्या, ये सरकार जब से भाजपा पीडीपी बनी है तब की समस्या नहीं है, ये सब कोई जान रहा है। ये समस्या उनकी सरकार के रहते हुए पैदा हो गए थे, जब सेना का जो है सिर तक काट के ले गए थे, क्योंकि ये लगभग 2010 में इससे बड़ा कांड हुआ था। पत्थर की शुरुआत कब हुई थी? जब यहाँ यूपीए की सरकार थी और वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में ऐसे ही जब विरोध हो रहा था तो 100 लोग मारे गए थे। अभी तक तो 43 अखबार बता रहा है, गृह मंत्री ने 34 या 34 बताया है। तो अभी तक तो, इसलिए इस बयान का कोई अर्थ नहीं, तो एक राजनीतिक बयान है कि हमने जो कर दिया आपने नहीं किया। सच तो यह है कि कश्मीर की समस्या जो है स्वतंत्रता के बाद, जो कुछ स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों के विलय थे उसमें थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी उनके कारण वो पैदा हुई। उसके बाद उसको जटिल बनाने में कांग्रेस के नेतृत्व की भूमिका थी। हालांकि वो उसका समाधान चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि हम जितने साफ दिल से सोचते हैं, पाकिस्तान उतने ही कमीने दिल से सोचता है। तो इसलिए अब नेहरू जी उसको संयुक्त राष्ट्र में ले गए। आज तक हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव इतना गलत नहीं है, लेकिन उस प्रस्ताव का एक पक्ष यह है कि पाकिस्तान अपने ऑक्युपाइड क्षेत्र से पहले वापस जाए, उसकी सेना वापस हटाए।
तो कश्मीर ये पाकिस्तान ये बात तो करता नहीं है, केवल जनमत संग्रह की याद दिलाता है, छोड़ता तो है नहीं। तो जो कुछ आजाद ने कहा वो एक राजनीतिक बयान है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस ढंग से इस समय और जिस ढंग से एक कश्मीर के, देखो कश्मीर के 3 पार्ट हैं मैंने उसकी समस्या का, आतंकवाद का। एक तो समस्या है जो लोग आजादी की लड़ाई के नाम पर वहां आते हैं, मुजाहिदीन बन के अपना लड़ते हैं, वो है। एक वो वर्ग है जो पाकिस्तान में उसको मिलाने के लिए लड़ रहा है, और एक जो इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म है, जो अंतरराष्ट्रीय जिहादी आतंकवाद है, उसने कुछ क्षेत्रों का जो नाम किया है उसमें कश्मीर को भी ले लिया है। तो ये 3 तरह के आतंकवाद से कश्मीर ग्रस्त है। उसमें यह कह देना कि हमने जो किया आपसे नहीं होगा, आप 60 साल में आप इसका समाधान नहीं कर सके, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आपके शासनकाल में बन गया, आपके शासनकाल में ही वो वहां जो है आतंकवाद पहले भी भड़का था, आपके शासनकाल में आतंकवाद बढ़ा। ये बात ठीक है कि चुनाव भी फिर आपके शासनकाल में हुए, राष्ट्रपति शासन ज्यादा समय आपके काल में लगा। तो ये एक राजनीतिक बयान है, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब इससे है कि क्या आज के जो संसद की बहस थी उसमें एक और मैंने आशा की बात की है, दूसरी ओर जो सबसे निराशा का जो उसका पहलू था वो ये था कि एक भी नेता के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली जिसको हम कह सके कि ये एक नया अप्रोच है। एक भी नेता ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आपको यह मिले कि हाँ इस रास्ते से चल के शायद इसका कुछ समाधान हो सकता है। एक नेता के मुंह से भी इतना मतलब इस प्रकार का दृढ़ता पूर्वक वक्तव्य नहीं मिला कि कश्मीर की समस्या को इस बार अगर खड़ी हुई है ये तो इसी बार समाधान इसका करना है ताकि आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये इसके निराशा का एक बड़ा पहलू है कि इस पूरे बहस में न तो तात्कालिक समस्या के समाधान का कोई पहलू नेताओं के मुंह से निकला है, न इसके दीर्घकालीन समस्या का कोई पहलू नेताओं के मुंह से निकला। एक पहलू जो है पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर समस्या को लेकर के, अगर संसद से आगे बढ़े, कि जिस तरीके से शुक्रवार को हाफिज सईद की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है, पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मामले को कश्मीर से ज्यादा मजहबी बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वहां पर सब जो लोग हैं, जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को मजहबी रंग देकर के और ज्यादा युवाओं को बरगलाया जाए और ज्यादा लोगों को कश्मीर में भेजा जाए। तमाम तरह के गाने चलाए जा रहे हैं, वहां पर यूथ को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जाइए और ये शहादत दीजिए कश्मीर के अंदर, लोगों को बचाइए। ये इसको कैसे रोका जाए और कैसे इसको हैंडल किया जाए इस मामले को? देखिए 2 बातें हैं। एक तो जो बात उन्होंने कहा कि जो 50 साल में हमने किया वो आप नहीं कर सकते, जो हमने किया वो आप 50 साल में नहीं कर सकते। तो उनको ये भी याद रखना चाहिए था कि जवाहरलाल नेहरू के सबसे परम मित्र शेख अब्दुल्ला, जो 1970-71 तक कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, और तमाम उनकी मांगे मानने के बाद, अपनी निजी दोस्ती के वास्ते के बावजूद भी क्या वो मजबूरियां और कारण थे कि गद्दारी के जुर्म में उनको पकड़ के जेल में डालना पड़ा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं किया। तो जहां इतने बड़े गद्दार बैठे हों कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी मित्र भी हों, इतने अपने अंदर तक उनके अंतरंग संबंध होने के बावजूद भी उस आदमी को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होना पड़ा जेल में डालने के लिए। तो आप ये देखिए कि कॉन्स्पिरेटर सिर्फ हुर्रियत ही नहीं है, कॉन्स्पिरेटर सिर्फ भारत विरोधी तत्व ही नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोग भी हैं। तो जो आज स्थिति है पाकिस्तान की, बौखलाहट एक ये भी है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, मरहूम साहब ने जब चुनाव जीता था तो सबसे पहले थैंक उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को कहा था, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज को मार्क कीजिएगा, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, एक सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। आप ये देखिए कि आपने कभी ऐसा सुना है सिंधी टेररिस्ट, पश्तो टेररिस्ट या बलूच टेररिस्ट? इन तीनों के अंदर जो भी तंजीमें चल रही हैं, जो भी वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, वो पाकिस्तान से आजादी के चल रहे हैं, चाहे जिये सिंध के नाम से चल रहा हो, चाहे बलूच नेशनल मूवमेंट के नाम से चल रहा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डोमिनेशन है लोकसभा की, उनके अंदर जो संसद है उसके अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, जमींदारी के अंदर भी और व्यवस्था में भी, वो पंजाबियों का है। और पंजाबियों की समस्या यह है
कि उनको लगता है कि पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने के लिए कश्मीर का झुंझुना बजाना है। अब आप देखिए, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद का चीफ, ये सब पंजाबी टेररिस्ट हैं। और ये पंजाबी टेररिस्ट लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर खड़े होकर के भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देते हैं, पाकिस्तान की सरकार को ये बताते हैं कि पाक भारत से संबंध तोड़ो, भारत के साथ रिश्ता मत रखो, लेकिन इनको कोई गिरफ्तार तक नहीं करता। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल मजबूरी यह है कि उनको कश्मीर को ऊपर लगातार बोलते रहना है, क्योंकि कश्मीर पे नहीं बोलेंगे तो जो पाकिस्तान में पंजाबियों की हेजुमनी है, जहां व्यवस्था में वो बैठे हुए हैं, जहां आर्मी में वो बैठे हुए हैं, जहां जमीनों पे उनका कब्जा है, और जो बनावट है पूरे उनके संसद की, उसमें 272 में से 147 सीटें पंजाब की हैं, 35 सीटें सिंध की हैं। तो आप संसद के अंदर हमेशा पंजाबियों का डोमिनेशन है, लिहाजा पंजाबी टेररिस्ट सेना और सत्ता के हिसाब से खड़े किए गए हैं, वो लगातार बोलते रहेंगे, वो लगातार ये कहते रहेंगे, और उनको काम दे दिया गया है कि आप कश्मीर में लगे रहें। लिहाजा वो पूरी दुनिया के सामने जो भी कहे, ये पाकिस्तान की इंटरनल मजबूरी है कि उनको कश्मीर का राग गाना है, जिससे देश के अंदर पंजाबियों के खिलाफ जो गुस्सा है, जो वहां के रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है। अब एक बलोचिस्तान में एक छोटी सी जगह है सुई, वहां से गैस निकलती है। अब कहां पर आप बलूचिस्तान है और कहां पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, वहां से गैस लाइन चल के आती है, और पंजाब के अंदर इस्लामाबाद के एक लाइन के अंदर वहां जो पंजाबी बैठा है उसके घर में 10 रुपए महीने पे गैस चलती है, और सुई में जो रहने वाले बलूचिस्तान के लोग हैं उनको गैस नहीं दी जाती है। तो ये जो अंदर का कंट्रडिक्शन है, उसके चलते पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद को रखना है, और आतंकवाद को बनाए रखना है, उसको यूएनओ में उठाना है, कहीं ह्यूमन राइट की बात करनी है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। चले, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों से चाहेंगे, उसके बाद से हम अगले विषय पर जाते हैं। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या हल देख रहे हैं? अभी सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग? अभी देखिए, कोई बहुत तत्काल हल तो नहीं है, लेकिन सरकार को बहुत ही मजबूत मैसेज देना पड़ेगा, कड़ा संदेश देना पड़ेगा। आपको लगता है कि भले ही जो तमाम मानवाधिकार की बात हो, या पाकिस्तान की बात हो, या यहाँ हिंदुस्तान में भी जो अलग अलग की आवाजें उठ रही हैं, अब उन आवाजों को दरकिनार करते हुए कोई एक कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है? देखिए, मानवाधिकार का ख्याल तो सेना वाले रखते ही हैं, पुलिस नहीं, वाले मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल उठाए जाते हैं वो तो सेना रख ही रही है, पर जिसको लेकर के जो इशू बनाया जाता है मीडिया के अंदर, उन तमाम चीजों को दरकिनार करना चाहिए। देखिए, जब स्थिति बन गई हो कि पूरा का पूरा एक गुमराह की जा रही है, एक आबादी कुछ तत्वों द्वारा है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गुमराह कर दिया जा रहा हो, तो उससे बचने के लिए सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें जितना भी कड़ा हो सकता है वो अपनाया जाएगा, और मानवाधिकार की जो बात उठा रहे हैं उसको सेना क्यों करे, वो मानवाधिकार, भारत का जो मानवाधिकार संगठन है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, देखा जाए। हमें नहीं लग रहा है कि मानवाधिकार का, जब आप बच्चे को शील्ड बनाते हैं, अगर कोई पत्थर पर फेंक रहा है आपके ऊपर, और आपके ऊपर पत्थर पहुंचे उसके पहले एक बच्चे को सामने कर देते हैं, तो उसके लिए वो पत्थर फेंकने वाला जिम्मेदार नहीं, बल्कि आप जिम्मेदार हैं। आपने अपने को बचाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया। तो अगर ऐसा कुछ मानवाधिकार हनन हो भी रहा है तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनको शील्ड बना रहे हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि मानवाधिकार हनन अगर कुछ हो भी रहा है इस झगड़े में तो वो उनके कारण हो रहा है। बच्चों को माँ बाप क्यों अपने घरों में नहीं रखते भाई? पूरी दुनिया में जो परिवार होता है, जब कहीं की गली में फसाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसके माँ बाप, खास करके माँ का पहला काम होता है कि अपने बच्चे को घर से निकलने से रोकते कि भाई तुम उधर मत जाओ, उधर झगड़े हो रहे हैं, भले छोटे मोटे झगड़े भी हो रहे हैं। तो ये उनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चे मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो तब भी उसके लिए उसके परिवार जिम्मेदार हैं। इसके लिए सेना को आप क्या कर सकते हैं? जब सेना को लूटा जा रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं, तो सेना मरने के लिए नहीं है। एक लाइन जोड़ रहा हूं सिर्फ इस डिस्कशन में कि ये जो बार बार पूरा देश और पूरे अखबार हमारे ये लिख रहे हैं ना, कश्मीर जल रहा है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8% इलाका है, मात्र 4 से 6 जिले हैं जहां ये हो रहा है, पूरे कश्मीर में शांति है। तो ये भी मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हुर्रियत की दुकानें हैं, जो उनके एजेंट हैं मीडिया में, वो इसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कश्मीर जल रहा है।
कश्मीर का 92% इलाका जो है बिल्कुल शांत है, वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां सामान्य जीवन है। ये 4-5 साउथ के जिले हैं जहां पे हुर्रियत का, पेड पाकिस्तानी एजेंटों का, उनकी दुकानें चल रही हैं। 8% इलाका है, 5 जिले हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये तमाम लोग कश्मीर के कह रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया के लोग जब कहते हैं कश्मीर चल रहा है तो वो किसी देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है कि कई बार चीजों को जानबूझ करके जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है किसी एजेंडे के तहत, खासतौर से पाकिस्तान के एजेंडे के तहत, जिसमें बहुत लोग ट्रैप कर हो रहे हैं जिनको जानकारी भी नहीं है? देखिए, बड़ा दिखाने वाली तो मीडिया है मेनली। तो मीडिया को सोचना चाहिए, कम से कम भारतीय मीडिया को, कि जो वो दिखा रहे हैं उसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट होता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इंडिया मीडिया है तो अगर कोई उनकी निगाह में कोई ऐसी चीज भी आती है तो उसको बजाय से मीडिया को पब्लिकली दिखाने के, दे शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, या जो भी हमारी दूसरी एजेंसीज हैं जैसे ह्यूमन राइट एजेंसी। ये स्टेटमेंट जो है सिंह साहब का वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज भी है तो मीडिया को उसको नहीं दिखाना चाहिए और गवर्नमेंट के नोटिस तक दे देना चाहिए, बल्कि वो मीडिया के कागज और मीडिया का फुटेज जो है वो दुनिया उठा के चलती है, फिर उसको ये वेलकम करना चाहिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का ये स्टेटमेंट। निश्चित रूप से सिंह साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो यही मेरा कहना था। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मीडिया को ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक कश्मीर की समस्या की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में इसका कोई सोल्यूशन है। मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान का फेलियर है, वहां की आम जनता का ध्यान बटाने के लिए वो, जैसा अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा, एक झुंझुना उन्होंने बजा देना होता है ताकि लोगों का ध्यान कश्मीर की तरफ ज्यादा जाए, उनकी अपनी प्रॉब्लम की तरफ कम हो। तो ये हम देख रहे हैं पिछले सालों में कि पाकिस्तान की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, टेररिज्म बहुत पीक पे है। तो वो तो अभी हालात सुधरते हुए वहां पर दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में आने वाले 10-20 साल में, लेकिन मुझे लगता है सिंह साहब, अगर जो एकजुटता दिखाई है, बयानबाजी में जो कमी आई है, अगर ये 6 महीने भी चल गई तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो लोगों को वहां काम करना है, फौज को, आर्मी को और सैनिक बलों को, और यहां दिल्ली में आपका ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाएगा। ये एकता बहुत मॉडर्न सेकुलर को लेके मीडिया के बड़े वर्ग में वो खतरनाक ज्यादा है। चलिए, अब इस विषय को यहीं रोकते हैं, अगले विषय पर जाते हैं। और अगला विषय जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा झटका दिया है। और पहले उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी, उसके बाद पार्टी छोड़ी। क्या कुछ इसके मायने हैं? इस तरह की भी अटकलें हैं। वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सैल्यूट किया है इस बड़े कदम के लिए। तमाम तरह से सोशल मीडिया पे इस समय उनके बारे में चर्चा हो रही है। क्या कुछ इसके मायने हैं? समय कम है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अवधेश जी से शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, अटकलें बहुत लंबे समय से चल रही थी इस बात को लेकर के, लेकिन इन अटकलों पर विराम तब लगा जब राज्यसभा भेज दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन एकदम से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पंजाब के चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, भाजपा और अकाली दल के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने अगर राज्यसभा की सदस्यता त्यागी है तो सामान्य घटना नहीं है। त्यागने का मतलब है कि उनको कोई बड़ा आश्वासन या बड़ा वायदा उनके साथ किया गया है। वो वायदा यही हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की कमान उनके हाथ में जाए, या वहां आम आदमी पार्टी की ओर से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी विधायकी छोड़ दी है जी। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में अब संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कोई आदमी निकल के अगर जाता है, सिद्धू जैसा, जिसके की नौजवानों के बीच अभी भी लोकप्रियता है, जिसकी भाषण में इतना आकर्षण है कि लोग उसकी ओर खींचते हैं, तो जाहिर है कि वो अकाली दल की और भाजपा की वहां खम ठोकेगा इनके खिलाफ। और भाजपा के पास सिद्धू के मुकाबले कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है जो वहां सिद्धू को जवाब दे सके। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा धक्का है और आम आदमी पार्टी के लिए मुंह मांगा वरदान मिलने जैसा है। पुष्पेंद्र जी, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की टिप्पणियां चल रही हैं। कुछ एक लोगों ने लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये नवजोत सिंह सिद्धू का अगर चेहरा बनता है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, तो ये कांग्रेस, जो कि लग रहा था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएगी, उसको बड़ा झटका होगा। आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, वो या उनकी पत्नी, दोनों में से कोई भी? देखिए, एक तो बात ये थी कि
जो बात अवधेश जी ने कही उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप पार्टी का दबदबा वहां हर दिन बढ़ रहा है, और ये इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत महान लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जैसे कहना चाहिए एक बड़ी पाक साफ राजनीति कर रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि वहां सत्ता जो इस वक्त मौजूद है वो 10 साल से सत्ता पे काबिज है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि आपको पता है कि कमलनाथ को भेजा गया, फिर शीला दीक्षित का नाम चुना, अब कोई आशा कुमारी भेजी गई हैं जो पहले से जमीन घोटाले के अंदर हैं, कैप्टन के और जो दूसरे जहां बलविंदर हैं उनके बीच का झगड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्टी वहां मजबूत तो हो रही है। दो बड़े गढ़ हैं, एक तो वहां माझा का इलाका है, एक मालवा का इलाका है। मालवा में बादल और अकालियों का गढ़ माना जाता है, वहां 67 सीटें हैं। आज भी वहां जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, कहते हैं कि साहब मालवा के अंदर पूरी तरीके से आप पार्टी ने सेंध लगा ली है और वहां उनके पास कोई 60 सीटें जीत रहे हैं 67 में से। लेकिन सबसे बड़ी आप पार्टी की समस्या थी कि उनके पास पूरे पंजाब में एक क्रेडिबल सिख सरदार की शक्ल नहीं थी, वो उनको मिल गई है जिसकी उनको तलाश थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जाने के बाद अब यह जरूर होगा कि आप पार्टी का जो अब तक का ग्राफ था उसमें मजबूती आएगी, लोगों को भरोसा होगा। हम सब जानते हैं कि पंजाब की राजनीति में गैर सरदार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, वहां की जो स्थिति है, और यही वजह है कि अकाली और बीजेपी में एक लंबे समय से संबंध रहा, लेकिन नवजोत सिद्धू को जो बलि का बकरा बनाया गया। अकाली कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सिख चेहरा जो है वो मजबूत राजनीति में आए, इसलिए उनको एक बार जिताने के बाद दोबारा हटाया गया। नाराजगी भी थी, तो कभी बीजेपी ने भी कोई सिख जो है जिसे कह सकते हैं हम बड़ा चेहरा नहीं दिया था। वहां 25 सीटें मिलती थी, जीत जाते थे कुछ सीटें, बस इतना ही रोल था। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इसका असर कांग्रेस पे पड़ेगा, इसका निश्चित पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस के पास कार्ड था वो यही था कि आप पार्टी के पास सिख चेहरा नहीं था, उसका असर पड़ेगा। तो आज भी कांग्रेस पार्टी जो मजबूत लगती थी, धीरे धीरे कमलनाथ, फिर दीक्षित, फिर आशा देवी, फिर अब ये सिद्धू, इससे कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बड़ा झटका लगेगा। उपेंद्र जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये अगर ये कार्ड आम आदमी पार्टी के इशारे पर खेला गया और आम आदमी पार्टी वो चेहरा बनाती है, कंफर्मेशन हो जाती है, फिर तो आप कैसे देख रहे हैं इस विश्लेषण? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया था और नॉमिनेशन प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट के द्वारा ही होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। तो वो प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उलझा करके रखा जाए। ये अब प्रधानमंत्री कहिए या केंद्र सरकार कहिए, उसके कारण है कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दिया गया है, उन पर है कि CBI का छापा पड़ गया और बहुत सारी बातें हुई जो कि ये साफ लग रहा था कि केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को परेशान करना चाह रही है। केजरीवाल सरकार की जो असली ताकत थी ACB, उसको छीन लिया गया। मतलब है कि हम आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करे, केजरीवाल इसका इंतजाम कर दिया। तो अब अगर दिल्ली से बाहर भारतीय जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो यह 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और अरविंद केजरीवाल है जो उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने आ सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कहिए कि आज इनकी सिर्फ दिल्ली में सीमित है, इनको लालू नहीं मानेंगे, मुलायम नहीं मानेंगे, नीतीश नहीं मानेंगे, वो सब अपनी जगह पर सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार है जो भारत का अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी इमर्ज किए हैं। नहीं समझे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिता दिया। अगर कोई समझता है कि RSS ने उनको जिता दिया है तो वो भी भ्रम में है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन अभी भी अंदर अंदर चल रहा है, कभी आंदोलन मुखर होता है, अभी दबा हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार का इशू है, इस भ्रष्टाचार का इशू अकेले अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी से बड़ा कद कराने में सक्षम है। और पंजाब में अगर जीत हो जाती है आम आदमी पार्टी की तो आपको लगता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही नहीं होंगे, बहुत सशक्त उम्मीदवार होंगे। और ये नहीं कि अभी उनके पास देश भर में कोई नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क बनते हुए 6 महीने में नेटवर्क बन जाएगा। आपकी बात से सहमत है उपेंद्र जी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही इसको विश्लेषित बढ़ा के इसको कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण मैं वक्तव्य मानूंगा कि सिद्धू की हैसियत राष्ट्रीय और सिद्धू के आने के कारण अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा कद हो जाएगा कि पंजाब में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, तब मैं बोल रहा हूँ पंजाब में तो संभव है। पंजाब में तो मैं यही मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब में सरकार बन जाती है सिद्धू के कारण। नरेंद्र मोदी के केजरीवाल
केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर इससे खड़ा हो जाएंगे, ये इस प्रकार का विश्लेषण तो मैं मानता हूं कि ये इसको बेमानी है। इस विश्लेषण का कोई अर्थ नहीं मानिए। अभी अन्ना को कौन जानता था जब वो उसने बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। इतने राजनीतिक समझ तो हम लोगों को भी है कि देश की राजनीति किधर जाएगी। जो आप कह रहे हैं ये फलीभूत होने वाला नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही पंजाब के चुनाव तक इसकी भूमिका है। इसमें इतना होगा कि पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल का आत्मबल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन भारत की राजनीति इतनी जटिल है, इतनी विविधताएं हैं कि लंबे समय से राजनीति देश की करने वाले पार्टी के नेता के पैरेलल केजरीवाल खड़ा हो जाएगा, यह मानने का कोई कारण नहीं है। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? थोड़ी बहुत जो उम्मीदें थी वो पंजाब से थी और अब वो भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा है, ये हो सकता है बीजेपी के लिए झटका हो, ये उनका इंटरनल चीज है। लेकिन सिद्धू साहब का, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सिद्धू साहब का आम आदमी पार्टी में जाने से अब मुझे ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी कॉमेडियनों की पार्टी बन गई है। किसकी? कॉमेडियंस। अच्छा, कॉमेडियंस। क्योंकि आप देखिए वो मान साहब है, वो भी कॉमेडियन, इधर ये हमारे केजरीवाल साहब है, इनसे कोई बड़ा कॉमेडियन नहीं। इधर ये सिद्धू साहब हैं, ये कॉमेडियन, ही इज ए वेल नोन कॉमेडियन, पहले क्रिकेटर थे, कॉमेडियन हो गए हैं। पंजाब की जनता को डिसाइड करना उन्हें कॉमेडियन चाहिए या उन्हें सिंसियर कोई रूरल चाहिए जो वहां पर उनके प्रदेश में एक विकास कर सके, वहां जो समस्या चल रही है उसको बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो डिसाइड करना। और मेरा मानना यह है कि पंजाब के लोग इतने सिंसियर, इतने समझदार जरूर हैं कि वो कभी भी कॉमेडियनों को नहीं लाएंगे। एक तो सांसद बन गई है भगवंत मान साहब, नहीं वो आ गए हैं, दोबारा आए तो फिर बताइएगा ना। बात तो सच है कि वहां के लोगों ने 10 साल से ये सिंसियरिटी और समझदारी दिखाई है कि किसे हटाना है और किसे जिताना है। और दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि अगर सिंह साहब जो बात कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई सीरियस फेस नहीं है उनके पास, वो फेस है जिसको देख के लोग सिर्फ हंसते हैं। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप जब पंजाब में जाकर के इस लाइन को बोलेंगे तो इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा? आप ये कह रहे हैं, मुझे बताइए क्या कॉमेडियन नहीं है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कॉमेडियन है, तीनों कॉमेडियन है। दो सरदारों उनको आप कॉमेडी से जोड़ रहे हैं। आपके यहाँ भी है, अभी एक हमारे यहाँ नहीं है, एक सेकंड, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे तो सारे ही हैं, तो सारे ही हैं। अरे भाई आप सुन ले, मैंने कहा कि अभी आपने भी एक फिल्मों में काम करने वाला, वो भी कॉमेडियन ही होता है। कॉमेडियन नहीं है, वो सिंसियर एक्टर है। आपने जो बनाया वो सिंसियर एक्टर है, कॉमेडियन नहीं है। मैं कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ। फिल्मों में कॉमेडी करने वाला कौन सा है? पंजाबियों का कब्जा है, पंजाबी लोग कॉमेडी एंजॉय करते हैं। अब आप ये कहें कॉमेडियन तो राज में कॉमेडी एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे कॉमेडियन होनी चाहिए जो उन्हें रूल करे। नहीं, पर पुष्पेंद्र जी ने एक बड़ी राजा कॉमेडियन नहीं चाहिए उन्हें। पुष्पेंद्र जी ने कहा कि फिर अगर आप कोई क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है उस पर अगर आप जाएंगे तो फिर तो राज बब्बर साहब अब बड़ी भूमिका के रूप में बिल्कुल। देखिए राज बब्बर साहब कॉमेडियन नहीं है, राज बब्बर कोई कॉमेडी का रोल नहीं है, वो जो सिंसियर एक्टर है, वेरी सिंसियर एक्टर करता है एंड वेरी सिंसियर एक्टर। अरे बलात्कारी एक्टर से अच्छा तो हंसाने वाला है, अगर यही वाली बात है। अब ये बात कर रहे भैया, मैंने सिंसियर एक्टिंग की बात की है, तो मैंने सिंसियर एक्टिंग की बात की है। अगर किसी फिल्म में मतलब अगर कोई व्यक्ति हंसाने का अभिनय करता है तो बढ़िया नहीं, फिर बड़ी बहन के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, सिंह साहब, उपेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। घटना जगत में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।